हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से एमसीक्यू जो है सॉल्व करेंगे, वो भी हिस्ट्री का। और ये जो है वो क्लास जो है सेवेंथ, ठीक है, सेवेंथ क्लास का है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना चैप्टर 1 से लगभग मतलब सारे चैप्टर से जो है 2-3 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने क्या किया है कि लिया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शब्द के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिन्हाज ए सिराज द्वारा वर्णित हिंदुस्तान शब्द का आशय संपूर्ण भारत न होकर पूरा भारत, दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा मात्र ही था। तो देखिए, अगर मिन्हाज ए सिराज की मैं बात अगर करता हूं तो 13वीं शताब्दी में ये 13वीं सदी का फारसी का इतिहासकार है, ठीक है, 13वीं सदी में। और ये क्या है, ये फारसी के क्या है, इतिहासकार। तो इन्होंने जो हिंदुस्तान का जिक्र किया, वो जिक्र ये था, जिक्र जो है वो फसाने में आ गया, यानी पंजाब, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, एंड आप अगर देखा जाए तो गंगा और यमुना के जो बीच का क्षेत्र था, उसको इन्होंने, जो इलाके इनके बीच में थे, उसको इन्होंने बोला था कि ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसके लिए किया गया था। अब इसमें देखा जाए तो दक्षिण भारत शामिल का कोई क्षेत्र शामिल नहीं है, और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की बात यहाँ बोल रही है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी फर्स्ट क्या है हमारा, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक। सेकंड हम आते हैं, अमीर खुसरो एवं बाबर के लिए हिंदुस्तान का आशय सांस्कृतिक इकाई से था। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग अमीर खुसरो की बात करते हैं और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख ही लेते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद। तो देखिए, अमीर खुसरो एवं बाबर के लिए हिंदुस्तान का आशय सांस्कृतिक इकाई से था, बिल्कुल सही है। तो जो है कि हिंदुस्तान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। और इनकी अगर बात करें तो अमीर खुसरो जो है वो 14वीं सदी के एक कवि हैं। अगर इनके जन्म की बात अगर हम लोग करते हैं तो जन्म जो है देखा जाए तो 1253 में इनका, अमीर खुसरो की अगर हम बात करते हैं तो जन्म जो है वो 1253 में, और डेथ इनका हुआ है लगभग 1325 के आसपास, हाँ यही, ठीक है। और जन्म जो है वो एटा जो जिला है यूपी का, वहां पे हुआ है, एटा, ठीक है, यूपी। और इनके बारे में अगर और बात किया जाए, अगर इनके बचपन के नाम की अगर बात करें तो इनका नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ठीक है। और गांव का नाम पटियाली के आसपास जो क्षेत्र था एटा जिला में, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु जो है वो हजरत निजामुद्दीन औलिया है, और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन जो है दिल्ली में, वहाँ पे इनका वो है, वहाँ कव्वाली वगैरह ये सब चलता है, तो आप वहाँ जाके आप किसी शाम में शरीक हो सकते हैं। प्रमुख योगदान की बात करते हैं तो खड़ी बोली हिंदी हो गया, सितार तबले के जो तबला जो भी था इनके आविष्कारक रहे हैं, कई रागों के निर्माण भी इन्होंने किए, कव्वाली भी जो है शुरुआत इनका किया हुआ है। तो जो अगर हिंदी में अगर बात करें तो जो पहेलियाँ वगैरह हैं, तो जनमानस की जो भाषा हिंदी है, तो उसमें पहेलियाँ हैं, मुकरिया हैं, दोहे लिखे गए हैं, जो आज भी देखा जाए तो लोकप्रिय है। अब ऐतिहासिक ग्रंथ में उनका एक था तुगलक नामा प्रमुख, ठीक है, फारसी भाषा के उच्च कोटि के कवि थे। तो ये सब चीज़ें तो हैं। और इनका एक लाइन भी है, आपने सुना होगा कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये शुरू ऐसे होता है, खुसरो रैन सुहाग की मैं जागी पी के संग, तन मोरा मन पिया का जो दोनों एक ही रंग, खुसरो दरिया प्रेम का जो उल्टी वा की धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलू पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे हारी पी के संग। तो ये जो है लाइन है, तो अमीर खुसरो जी का बहुत योगदान है। तो इसके अगर हम देखें तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारा, रॉन्ग है, और सेकंड जो है
करेक्ट है, तो यहाँ केवल 2 हो जाएगा। ठीक है आंसर। तो यानी जो बाबर की बात अगर करते हैं और अमीर खुसरो जी की, तो हिंदुस्तान का आशय जो है सांस्कृतिक और भौगोलिक इकाई का था। ठीक है, तो यहाँ पे और जोड़ सकते हैं आप सांस्कृतिक प्लस भौगोलिक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पांडुलिपियों की प्रकृति बनाने की एकमात्र शर्त यह होती थी कि यह मूल स्रोत की सूचना में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता था, और शिलालेखों, सिक्कों, स्मारकों पर लिखित किसी भी ऐतिहासिक जानकारी श्रेणी में नहीं रखा जाता था। तो बिल्कुल जो है, और सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, ये करेक्ट है। लेकिन फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो ये रॉन्ग है। कारण क्या है कि देखिए, प्रकृति का आशय क्या होता है कि प्रकृति का आशय है नकल बनाने से। ठीक है, कि मूल स्रोतों का सूचना में, तो नकल बनाने में, तो पांडुलिपियों की जो प्रकृति बनाने में समय जो है कई बार ऐसा भी होता था कि मूल स्रोत की सूचना प्रतिकृति की जानकारी में परिवर्तन आ जाता था। फिर भी जो है प्रतिकृति जो है उसके कार्बन कॉपी आप बोल सकते हैं कि मान्य होती थी। तो ये जो है फर्स्ट बोल रहा है कि यहाँ परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, तो ऐसा नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। आप इसमें बोल सकते हैं कि जो स्मारक है, सिक्के हैं, शिलालेख हैं आदि जो है लिखित जानकारी पुरातात्विक इतिहास के स्रोत हैं, किंतु साहित्यिक स्रोत नहीं माने जाते हैं। ठीक, तो ये सही है। तो आप केवल दो हमारा क्या है, बी है। थर्ड की अगर बात करते हैं तो निम्न में किस समूह को दर्शाते हैं। अच्छा, ये 1 2 3 है, 1 2 3 का 4, 4 2 का 1। तो ये जो देखिए, फर्स्ट जो है हमारा वो देवगिरी है, और ये जाजनगर है, और द्वार समुद्र है थर्ड। ठीक, ओके। तो ये जो है, अगर इसकी बात करते हैं तो क्लास 7 चैप्टर 1, ठीक है, पेज की अगर मैं बात करता हूं तो पेज जो है वो 9 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी से ही एमसीक्यू बनाया गया है। तो ये 7वीं सदी में आए राजनीतिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजाओं की केंद्रीकृत सत्ता का ह्रास हुआ, तो ये सही है। और कारण क्या था कि 7वीं सदी के आते आते जो केंद्रीय सत्ता थी कमजोर हुई, क्योंकि भूमि अनुदान के जो परिणाम स्वरूप कई भी शक्तिशाली जो है भूस्वामी बने, सामंत, इन सब का उभार हुआ। तो राजाओं की सत्ता का क्या होगा, उनको जो है पूर्णतः न मान करके वो आंशिक रूप से उन्होंने वो मानने लगे। और जब आंशिक रूप से मानेंगे तो राजा का जो है केंद्रीकृत जो सत्ता है उसका क्या होना है, ह्रास होना है। क्षेत्रियों के अतिरिक्त भी लोग राजा के रूप में स्थापित हुए, तो ये भी सही है। मतलब वही हुआ कि जो सेंटर है ये जो है ब्रेक होगा और लोग इसको नहीं मानेंगे, और ये सब जो है अपना सत्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, तो वैसा ही होना है। तो वो लोग भी खुद जो है अपना, तो यहाँ से देखा जाए तो दोनों करेक्ट है, तो सी आंसर आपका है सही। अब इसमें देखें तो मयूर शर्मन हो गया, गुर्जर प्रतिहार हो गया, ठीक है, ये हो गया। एक सेकंड, पूरा मैं इसको सही कर लूं। हाँ, गुर्जर प्रतिहार भी हो गया, हरिश्चंद्र भी हो गए, तो ये सब जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग भट्ट की प्रशस्ति के संबंध में निम्नलिखित किन किन राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, नाग भट्ट का अगर देखें तो अनर्त हो गए, मालवा है, किरात है, अवंती है, वत्स। तो देखिए, नाग भट्ट प्रतिहार के शासक था। या अगर देखा जाए तो नाग भट्ट जो है प्रतिहार, अरे यार, प्रतिहार शासक है। ठीक है, अब इसकी जो एक प्रशस्ति है, अब ऐसे देखें, ये कहाँ मिला, ग्वालियर। ग्वालियर। भाषा इसका क्या था, भाषा देखे तो संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा में। अब इसमें जो मिला हमें प्रशस्ति में, अगर देखा जाए तो किन किन राजाओं की चर्चा हुई है,
तो इसमें जो है राजाओं की चर्चा की अगर हम बात करते हैं, राजाओं की चर्चा, तो देखिए एक तो अनर्थ हो गए, ठीक है, मालवा हो गया, वंग हो गया, किरात है, तुरुस्क हो गया, वत्स, मत्स्य, ठीक है, इन सबको है आदि का उल्लेख जो है अगर इनका आप देखोगे तो जो चर्चा हुआ है, तो जब राजा जो है जीतता था तो अपने मतलब जीत के खुशी में ये सब प्रशस्तियां, तो अब इन सबको क्या किया था, पराजित राजा के रूप में मिलता है। तो ये सब क्या है, पराजित राजा है, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें आपको अवंती का कहीं उल्लेख नहीं मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ आंसर में क्या है, अवंती है, तो 4 जो है वो नहीं होगा। तो जहां जहां 4 है उसको हटाइए, उपयुक्त सभी में भी 4, तो आंसर हो गया सी। चलिए 5th हो गया। 6th पे हम आते हैं। कलहन द्वारा संस्कृत रचित संस्कृत काव्य किस आधार पर असाधारण ग्रंथ है। तो देखिए इसको लिखने हेतु दस्तावेज, शिलालेख एवं प्रत्यक्षदर्शियों का सहारा लिया गया। यह तत्कालीन शासकों की उपलब्धियों को दर्शाता है। यह शासकों को उसकी नीतियों प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी करता है। यह उस समय की सबसे बेहतर संस्कृत रचना थी। अब अगर मैं 6 क्वेश्चन की बात करता हूं और कलहन की, तो देखिए कलहन का जो संस्कृत काव्य है उसका नाम क्या है, तो राजतरंगिणी। तरंगिणी। अब इसको असाधारण मानने का कारण क्या था कि तत्कालीन जो शासकों की है जानकारी है, इसमें शासकों की जानकारी है। अब उनकी प्रशंसा भी तो होगी, उनकी उपलब्धि भी होगी, उपलब्धियां हैं, तो ये सब जो है मतलब बताया गया। और साथ साथ अगर ये सब चीजें हैं तो राजनीति में अगर कोई नीति अगर गलत रही होंगी तो नीतियों का जो है आलोचना भी किया गया होगा, ठीक है। तो ये सब प्रशस्ति वगैरह में है। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो शासकों एवं उनके नीतियों की प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी करता है, तो ये तो है। तो देखिए फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो प्रत्यक्षदर्शी का सहारा लिया गया, ठीक है, ये तत्कालीन शासक उपलब्धि को दर्शाता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें अगर देखें तो यह शासकों एवं उनके नीतियों की प्रशंसा, प्रशंसा में आ गया सब कुछ, और साथ साथ आलोचना भी करता है, तो हम सी को मोर करेक्ट मानेंगे, ठीक है। और यह एक असाधारण है, तो असाधारण के लिए हम क्या करेंगे कि मतलब अगर ए बी और डी के आधार पर अगर बात करते हैं तो हम असाधारण नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे असाधारण मानने का क्या करूँगा, चेक एंड बैलेंस हो, यानी कि उसमें जो नीतियों को सपोर्ट कर रहा है, कुछ बातें अगर तत्कालीन शासकों की है, जानकारी है, प्रशंसा है, उपलब्धि है, तो नीतियों का जो है आलोचना भी उसमें हो, ठीक है। तो इसको हम असाधारण फिर मानेंगे। 7th क्वेश्चन, उत्तर मेरूर अभिलेख, ओके, निम्नलिखित कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो 7th कि तो देखिए सभा की सदस्यता हेतु चुनाव का तरीका, विभिन्न समितियों के कार्य, चोलकालीन मंदिरों की समृद्धता का विवरण। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में वर्तमान में अवस्थिति है इसकी। अगर ब्राह्मणों की सभा की संरचना एवं कार्यविधि का इसमें उल्लेख मिलता है, कहाँ है, तमिलनाडु के चिंगलपुट, ठीक है। अब इसमें जो है ब्राह्मणों की सभा की संरचना और कार्यविधि, ठीक है। तो इन कार्य इसका क्या है उल्लेख मिलता है, इन सब का उल्लेख मिलता है, जिसमें क्या है कि अब देखिए ब्राह्मणों की सभा है और संरचना है, तो संरचना और सभा है, तो सभा में क्या होना चाहिए, तो सदस्य, तो सदस्यता की शर्तें आप ऐसे याद रखेंगे ना तो ध्यान रहेगा। अब जब सभा है तो सभा में जो सभी सदस्य हेतु हैं तो उनका चुनाव भी तो होगा, तो चुनाव का तरीका
आप ऐसे बोल सकते हैं। और तरीका जो था वो उस समय पर्ची आधारित था, ये पर्ची पद्धति आप बोल सकते हैं, आधारित जो भी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये सब जब चुनाव हो जाएगा तो कार्य भी होना है, तो सभा के कार्य, सभा के आप कार्य बोल सकते हैं, ठीक है। और कार्य है तो उसकी सहायता भी, और इसकी सहायता करेगा कौन, तो समिति करेगी। सहायता के लिए जो समिति होगी वो भी होगी इसमें, तो इन सब के कार्यों की चर्चा इसमें होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये सब जो है अभिलेख, ये अभिलेख मूलतः सभा से जुड़ा हुआ था। इसमें चोलकालीन मंदिर का कोई वर्णन नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि चोलकालीन समृद्ध और मंदिरों की समृद्धता का वर्णन है। तो उत्तर मेरूर अभिलेख में केवल सभा से रिलेटेड चर्चा किया गया है, सिंपली आप बोल सकते हैं। तो हम थर्ड इसमें से क्रॉस करेंगे, थर्ड जहां जहां भी है हटाइए, और दो हैं सही दोनों, तो 1 और 2, ठीक है। देवदान, क्वेश्चन नंबर 8, और ये सब अभी जो भी था ये सब चैप्टर 2 से है, 7th क्लास चैप्टर 2। अगर हम इसमें देवदान की बात करते हैं तो देवदान यानी देवताओं को दान, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि यहाँ पे आप हो सकता है, ठीक है। लेकिन देवदान से अगर बात हम करते हैं तो देखिए, देवदान हो गया, ब्रह्मदेव हो गया, शाला भोग हो गया, और देवादान को भी हम तिरुनाम टुकनी जो है बोलते थे। इसमें क्या था कि दैनिक अनुष्ठान, रख रखाव, धार्मिक खर्चों के लिए मंदिरों को दान में दी गई भूमि थी। इसका नाम अगर देखा जाए तो तिरुनाम टुकनी, ठीक है। ब्राह्मणों को उपहार में प्राप्त भूमि, तो देखिए ब्राह्मणों को उपहार में जो प्राप्त भूमि है उसको हम ब्रह्मदे बोल रहे हैं, यानी राजा या धनी व्यक्तियों द्वारा विशेष रूप से जो है ब्राह्मण को दी गई। और ये जो भूमि था ये क्या था, कर मुक्त था, ये भी चीज है, ठीक है। ये कर मुक्त भूमि है। मंदिरों द्वारा दी गई भूमि की अगर मैं बात करता हूं तो मंदिर जो भूमि है विशेष रूप से जो है बात अगर करें, एक सेकंड, तो देखिए मंदिरों द्वारा दी गई भूमि, तो ये हो गया शाला भोग। शाला भोग हो गया यानी वह भूमि जो विशेष रूप से शैक्षणिक जो कार्य के लिए संस्थानों रख रखाव हेतु जो है वो आवंटित की जाती थी। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि वेल्लन वगई की, तो वेल्लन वगई जो हो गया वो क्या था कि गैर ब्राह्मण किसान जो भी हैं वो उनको, या भूस्वामी हैं, उनको जो है हम खेती के लिए कृषि भूमि को दान में देते थे, ठीक है। तो ये हो गया वे ऐसा कुछ, तो ये तो हमारा यही हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है हमें, ब्रह्मदेव, शाला भोग, वेल्लन वगई, ठीक, इन तीनों को। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है कि तारीख फिरोजा शाही के तारीख शब्द से मुख्य रूप से तात्पर्य है। तो देखिए तवारीख, तवारीख या तारीख अथवा तारीख का इतिहास का होता है, इतिहास, ठीक है, इतिहास। अब तारीख है फिरोजा शाही यानी फिरोजा शाह तुगलक के दरबारी इतिहास से संबंधित होगा। अब इसमें पूर्व शासकों के जो दरबारी इतिहासकार की जानकारी मिलेगी। तवारीख के मुख्य रूप से जो है दरबारी इतिहासकार उस समय के जो होगा युद्ध, प्रशासन, अर्थव्यवस्था आदि को दर्शाता होगा। तो यही सब चीजें हैं, यानी अगर देखा जाए तो युद्ध की बात हो सकती है, दरबारी, आर्थिक, राजनीतिक जो भी है, तो उपयुक्त सभी हम बोल सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित शासकों को उनके शासन में किए जाने वाले कुल वर्षों के आधार पर कम से कम एक से अधिक की ओर व्यवस्थित करें, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, और इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी, एक सेकेंड भैया, बीपीएससी 71 में भी पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है।
मैं तो कहूँगा कि शायद यही क्वेश्चन था, PSC 71 में यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर अलाउद्दीन खिलजी की मैं बात करता हूँ, चलिए। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ कूट हो गया है, ये कूट। तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात हम करते हैं तो 1296 से 1316 तक भाई साहब राज किए हैं। तो ये 16 इधर और 4 ये 20 साल। MBT की मैं बात करता हूँ मोहम्मद बिन तुगलक की, तो 1324 से 1351, तो 24 से 51, तो इधर 26 और 1 27 साल। बहलोल लोदी जो है, तो बहलोल लोदी की अगर मैं बात करता हूं तो 1451 से, वो भैया 1489। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये 38 साल। इल्तुतमिश की मैं बात करता हूं, इल्तुतमिश की, तो ये हो गया 1210 से 13, 1200 भैया 1300 कहाँ जाए, 1236 है, तो ये कितना हो गया 26 साल। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है 26 साल, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि जो है कम से अधिक की ओर जाना है हमें। तो कम कौन सा है, अलाउद्दीन यानी 4, 4 के बाद 1 के बाद 3, उसके बाद 2, तो बहलोल लोदी। बहलोल से याद हमें रखना है बहुत। ठीक है, तो बहलोल लोदी जी हैं जो आएंगे आगे लास्ट में। तो आप बोल सकते हैं कि ये 38 ईयर्स इन्होंने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं 11 पे। तो मध्यकाल में प्रचलित गैरिसन शहर, गैरिसन शहर की अगर बात करते हैं तो मध्यकाल में वैसे बस्तियों को कहा जाता था जो किले बंद सैनिक बसाव हुआ करते थे। यानी जो है किला है, तो किला के अंदर जो भी है सैनिक बसाव। ठीक है, और अब इसका जो आरंभ जो है सुल्तान का, मतलब शहर का आरंभ में जो है सुल्तान के शासन के का प्रमुख क्षेत्र होता था। ठीक है, इसमें मतलब सुल्तान का शासन होता था, तो इसको हम गैरिसन जो है शहर बोलते थे। तो ये किलेबंद सैनिक बस्ती आप बोल सकते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इक्तादार अथवा मुक्ति पर सुल्तान निम्नलिखित किस प्रकार का नियंत्रण रखता था। तो देखिए, इनके पद को वंशानुगत बनाकर समय समय पर उनका स्थानांतरण कर, अन्य अधिकारियों द्वारा उनके पद पर नियंत्रण कर। ये कूट जो है यहाँ चले आए हैं भाई साहब, तो कूट जो है ये रहा। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ हो रही है कि इक्तादार और मुक्ति। तो देखिए, हम अगर बात करें कि विभिन्न जो सेना नायक हैं, राजशाही परिवार से जुड़े व्यक्ति हैं, तो उनको जो है कुछ ना कुछ क्षेत्र तो दिया जाता था। और कुछ भी क्षेत्र जो है राजशाही परिवारों से जुड़े तो उनको इक्ता कहा जाता था। और सल्तनत काल में यह प्रशासन, और देखे जाए तो मतलब इक्ता अगर हैं तो ये इक्तादार, तो ये प्रशासन और जो है क्या उसको बोलते थे, एक सेकंड, प्रशासन हो गया प्लस राजस्व। हाँ, राजस्व वसूली, ये राजस्व वसूली का महत्वपूर्ण साधन था, ऐसे बोल सकते हैं आप। अब इक्ता जो है प्रशासन को संभालने वाले को इक्तादार और मुक्ति कहते थे। तो इक्ता ये हो गया इक्ता। अब इसका जो प्रशासन संभालेगा, ठीक है, तो प्रशासन जो संभाल रहा है वो हो गया क्या, इक्तादार या मुक्ति। ठीक है, अब देखा जाए तो समय समय पर उनका स्थानांतरण किया जाता था। तो बिल्कुल सही बात है, प्रशासन है और ये संभाल रहे हैं, तो हो सकता है जैसे जैसे, जबकि अगर हम बात करते हैं कि पहले वाले की, तो पद को वंशानुगत बनाया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए प्रशासन में मतलब आज अभी के समय में सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि भारत में
1500 परिवार जो है वही जो है सांसद विधायक वगैरह ये सब बन रहे हैं, मतलब जो भी है राजनेता के परिवार है, 1500 परिवार मान लेते हैं, तो इनको हम मान लेते हैं कि ये नेपोटिज्म है, ठीक है। लेकिन प्रशासन में अगर कोई आईएएस आईपीएस वगैरह ये सब जो भी संभाल ले, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो हैं, तो ये तो वंशानुगत नहीं है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, तो वंशानुगत नहीं होगा, यानी फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध, खिलजी के द्वारा किए गए कुछ सुधार संबंधों में सत्य कथन हमें बताना है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो 1296 से 1316 तक भाई साहब रहे हैं, और इनकी अगर बात करें तो कीमत नियंत्रण लागू किया, बिल्कुल। एकता के स्थान पर सैनिकों को नगद वेतन दिया, ठीक है। मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए सीरी शहर की स्थापना की, कूट यहां भी आ गया, ये कूट नीचे होगा, कूट, तो सभी जो हैं ये करेक्ट है, यानी सही। आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये सीरी शहर जो है वो है कहाँ अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि मुगल शासकों द्वारा चलाए गए अभियानों के संबंध में विचार कीजिए। तो जहांगीर ने सिखों, अहोमों एवं अहमदनगर के विरुद्ध पूर्ण सफलता अभियान चलाया। शाहजहां के काल में बल्ख पर कब्जा करने के लिए किया गया अभियान असफल रहा। अकबर ने सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया। उनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 14th क्वेश्चन हमारा कहता क्या है कि अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर ने सिखों, अहोमों और अहमदनगर के विरुद्ध अभियान तो चलाए, लेकिन वो सफल नहीं रहा। तो पहला जो है सफलतापूर्वक बोल रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो शाहजहां के काल में बल्ख पर कब्जा करने के लिए किया गया अभियान असफल रहा। तो देखिए शाहजहां की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या किया कि उसके जो पैतृक भूमि थे समरकंद और फरगना को वापस जीतने के उद्देश्य से उसने क्या किया कि जो पूर्वजों के जमीन थे बल्ख पर कब्जा करने के लिए लगभग जो है 1646 से 1647 के बीच में सैन्य अभियान तो किया। और अभियान में हुआ क्या कि विशाल मुगल सेना का जो मतलब नेतृत्व वो कर रहे थे राजा राजकुमार मुराद बख्श कर रहे थे। बाद में शाहजहां ने राजकुमार औरंगजेब को वहां भेजा, और 1646 में हुआ क्या कि बल्ख पे कब्जा भी हो गया, और बदस्खा पर कब्जा कर लिया था वहां भी आसपास में। लेकिन वहां जो उज्बेक जो थे, कौन? उज्बेक विद्रोही, तो उज्बेक विद्रोहियों और देखा जाए तो ठंडी हवाओं, मतलब ठंडी हवाओं नहीं, आप जलवायु बोलिए, जलवायु, इनके कारण क्या हुआ कि यहाँ जो है वो टिकना जो है वो मुश्किल रहा। अब टिकना मुश्किल था तो ये लोग क्या किए कि 1647 में, और जान माल का जो ही भारी नुकसान हुआ इन सबको क्या व्यर्थ, मतलब व्यर्थ खर्चों को ये सब को देखते हुए मुगलों ने बल्ख को छोड़ दिया और वापस जो है वो काबुल लौट गए, ठीक है, और वे वापस काबुल लौट गए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो अभियान जो है असफल रहा, तो ये भी सही है, यानी सेकंड जो है हमारा स्टेटमेंट सही। अकबर ने सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया था। तो देखिए अकबर की बात करते हैं तो 1585 से 1605, ठीक है, लगभग 20 साल का शासन है कि मध्य में सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिए। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। आपको ये बताना है कि सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया किसने? अकबर ने, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 2 और 3, 2 और 3 कहीं है, बी में है, तो ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। मुझे लगता है कि काफी हम लोग स्लो चल रहे हैं।
अकबर के शासनकाल 1605 ईस्वी निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र साम्राज्य प्रत्यक्ष सम्मिलित नहीं हुए। ठीक है, देखिए अब अकबर की बात अगर करते हैं तो अकबर के शासन में जो सम्मिलित हुए थे वो से कौन थे, बीजापुर थे। अच्छा एक सेकेंड, इस काल में अगर देखा जाए तो बीजापुर ये सब अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित, तो बीजापुर हो गया और गोलकुंडा हो गया, अहमदनगर हो गया, तो ये सब अप्रत्यक्ष रूप से। बाद में इन सब को कब्जे में कौन लिया है, औरंगजेब। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और औरंगजेब ने प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में शामिल किया। ठीक है, वही अगर हम लाहौर, काबुल, कंधार की बात करते हैं तो अकबर के शासनकाल में प्रत्यक्ष रूप से ये शामिल थे। तो देखा जाए तो लाहौर हो गया और कंधार, काबुल हो गया, तो ये कंधार है, कंधार हो गया, तो प्रत्यक्ष रूप से ये दोनों शामिल है। ये दोनों थे अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन यहाँ क्या बोला है, प्रत्यक्ष था, तो ये दोनों नहीं होंगे, यानी 2 और 3 नहीं। तो डी आपका आंसर। 15 16 मनसबदारी व्यवस्था के बारे में आप बता सकते हैं। तो जो है कि इस व्यवस्था के तहत व्यक्ति को सैनिक उत्तरदायित्व तथा साथ ही वेतन और निर्धारित पद और वेतन। ठीक है, मूलतः तुर्की थे किंतु ईरानी, राजपूत, मराठों, इनमें ये भी सही है, यानी दोनों सही है, यानी सी आपका। 17 का देखें तो जागीर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए जागीर के माध्यम से मनसबदार राजस्व एकत्रित कर अपना वेतन प्राप्त करते थे। इकता में जहां मुक्ति वहां न रहकर मात्र राजस्व एकत्र करते थे। ये तो जो आपका अगर बात करते हैं कि सेकंड वाला, तो अभी हम लोग जब देख रहे थे इकता, तो ये उसके अनुसार ये गलत हो जाएगा। मनसबदारी जागीर का प्रशासन भी देखते थे एवं राजस्व भी एकत्र करते थे। ठीक है, तो देखिए अगर जागीर अगर हम बात करते थे एक प्रकार के इकता के समान था, लेकिन उसमें कई भी अंतर थे। कारण क्या था कि जागीरों के राजस्व का आकलन करने के उपरांत उसमें जो मनसबदार हैं उसको प्रदान किया जाता। मनसब जो दार हैं वो राजस्व एकत्र कर अपना वेतन प्राप्त करते थे। तो ऐसे अगर देखें तो हमारा क्या है, फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। अगर एकता में मुक्ति भी था, यम राजस्व का प्रशासन दोनों देखता था, तो वहीं अगर जागीर में मनसबदार मात्र उसका प्रशासन देखता था, न कि राजस्व लेता था, तो वो प्रशासन देखता था। ठीक है, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है कि राजस्व भी एकत्र करते थे, तो ये इस वजह से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा रॉन्ग हो गया। तो 17 का बोल सकते हैं कि केवल एक। अकबर कालीन राजस्व व्यवस्था संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो देखिए इस काल में राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि उपज पर लगाया जाने वाला कर था। ठीक है, प्रत्येक फसल पर कर नगद रूप में निश्चित था। तो डरमल ने 10 वर्ष के लिए कृषि सर्वेक्षण फसल प्राप्त कर की दर को निर्धारित कर उस, तो ठीक है। उपयुक्त सभी कथनों में से जो है असत्य कथन हमें बताने हैं। तो असत्य कथन, तो सभी कथन जो है हमारा क्या है, सत्य है। तो असत्य कथन में कोई नहीं, तो यानी आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुलह ए कुल। तो सुलह ए कुल 20 में, एक सेकेंड हम, अच्छा हाँ, आईने अकबरी, वही मैं सोचूं कि ये क्वेश्चन आईने अकबरी की बात अगर करते हैं हम, तो अबुल फजल ने 3 भागों में लिखा। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व आदि की जानकारी मिलती है। तो ये तो है, बिल्कुल सही बात है। अब लिखा किसने है ये आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अबुल फजल ने इसको लिखा। लेकिन अगर आईने अकबरी की बात अगर करते हैं तो अकबरनामा जो था उसको अबुल फजल ने 3 भागों में से लिखा था। ठीक है, अकबरनामा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अबुल फजल ने 3 भागों में, तो 3 भागों में जो लिखा गया था वो क्या था, वो अकबरनामा था। ठीक है,
अगर बात करते हैं प्रशासन मतलब घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल जो है, समकालीन संस्कृति है, परंपरा, फसल हो गए, पैदावार हो गए, कीमत हो गए, मजदूरी, राजस्व, तो इन सब का जो है डेटा जो भी था, मतलब आप जानकारी, वो सब इसमें मिलता है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं 20 में हम आते हैं तो सुलह कुल। तो सुलह कुल जो है वो नीति जो है अकबर के द्वारा जो लाया गया था, और ये जो था वो 1570 में फतेहपुर सीकरी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में ये जो बना है, मतलब सीकरी के बनने के बाद वाद विवाद के मतलब वाद विवाद, ऐसे बोलो, वाद विवाद के उपरांत जो है बाद जो है ये जन्मी है, ये हमें सुलह ए कुल। ठीक है, अब इसमें था क्या कि इसको देख लेते हैं कि यह इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को उजागर करने के लिए लाई गई नीति थी। सार्वभौम निधि व्यवस्था लागू करने प्रावधान करती है। यह नीति इबादत खाना के एक क्रमागत परिणाम एवं उसके रूप व्यवहार में आई थी। उपयुक्त सभी कथनों में से सत्य कथन को हमें पहचानना है। तो 20 में अगर बात करते हैं तो पहला जो है इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को उजागर करने के लिए लाया गया था, ये बिल्कुल जो है गलत स्टेटमेंट है। कारण क्या है कि सुलह कुल सभी धर्मों की जो अच्छी सुलह ए कुल सभी धर्मों की अच्छी बातें को एकीकृत करके हमें क्या करना था, नैतिक पद्धति का विकास करना था। ठीक है, यानी आप ये बोल सकते हैं कि सुलह ए कुल, ठीक है, तो सुलह ये कुल है वो क्या है, सभी धर्मों की अच्छी बातें को हम क्या करते हैं, समझ के जो है एक एकीकृत नैतिक पद्धति जो है इनका हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। ठीक है, तो यही है। तो यहां से देखें तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया ये बात। हाँ, अगर बात करते हैं फर्स्ट, तो तीसरे की और दूसरे की बात करते हैं तो इबादत खाना। तो देखिए इसमें सच्चाई और अच्छाइयों को उजागर करने नहीं तो प्रावधान करता है। इस नीति के इबादत खाना के एक क्रमागत परिणाम के रूप में व्यवहार में आई थी, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी दूसरा और तीसरा जो है आपका सही है, यानी 20 का बी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम 17वीं शताब्दी के संबंध में सत्य जो है वो नहीं है। तो 21 में अगर हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है, तो देखिए इस काल में आर्थिक और सामाजिक असमानता व्याप्त थी। इस काल में धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में अत्यधिक आ गया। ठीक, तो बात अगर हम करते हैं तो देखिए मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के बात अगर करते हैं तो उसके बाद आर्थिक और वाणिज्यिक तो समृद्धि हुई है, लेकिन अगर सामाजिक आर्थिक की बात अगर करते हैं तो इसमें असमानताएं जो है स्पष्ट रूप से दिखती थी। मतलब जैसे था कि 5.6% मनसबदारों को कुल राजस्व का 61% राजस्व वेतन प्राप्त होता था। हम कह सकते हैं कि असमानताएं जो है सामाजिक जो है व्याप्त रही होंगी। ठीक है, तो अगर यहां से हम देखें तो बोल सकते हैं कि यहां पूछ क्या रहा है कि सत्य नहीं है, यानी सत्य जो नहीं है। तो फर्स्ट तो हमारा सत्य है, सेकंड भी सत्य है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमें क्या है ध्यान रखना है। चारु पल्लम के संबंध में क्या सत्य है, तो देखिए चारु पल्लम के संबंध में अगर बात करते हैं तो ये चढ़ाईदार रास्ते का गांव, इसको आप बोल सकते हैं चारु पल्लम, चढ़ाई रास्ते का गांव। यह जो है कि जब राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण हो रहा था तो मंदिर के शीर्ष पर जो स्थित जो आमलक है जो 90 टन का था,
उसको ऊपर ले जाने के लिए काफी लंबा चढ़ाईदार रास्ता बनाया गया था। इसी घटना के आधार पर तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर के निकट जो है चारूपल्लम नामक गांव बसा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि चारूपल्लम गांव कैसे बना। तो चारूपल्लम गांव बना है कि जब राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण हो रहा था तो आमलक जो था 90 टन का था, उसको ऊपर ले जाने के लिए हम चढ़ाईदार एक रास्ता बनाए थे जिसको हाथी वगैरह इन सब से खींचा गया होगा। और तो उसी गांव को हम लोग क्या बोलते हैं, चारूपल्लम। ठीक है, तो ये जो है तंजावुर के राजराजेश्वर के निकट एक गांव बनाया गया था। तो नेक्स्ट हमारा है 23 वास्तुकला। वास्तुकला एवं स्थापत्य क्या दर्शाते हैं। तो देखिए, राजा का ईश्वरीय सत्ता, राजा की आर्थिक समृद्धि, राजा के कुछ नैतिक कार्य, तो ये सभी जो हैं वास्तुकला और स्थापत्य दर्शाते हैं। आप अगर बात करते हैं कि वास्तुकला स्थापत्य की, तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि ये मतलब राजा जो है स्वयं जो है देवताओं के समान मतलब खुद को प्रस्तुत करता था, यथा राज राजेश्वर। साथ ही जो है बेहतर वास्तुकला समृद्ध स्थापत्य उस राज की बेहतर अर्थव्यवस्था को दर्शाती थी। अगर बहुत सारे राजाओं की मैं बात करता हूं तो स्थापत्य के निर्माण के माध्यम से वो राजा की मतलब जनता की भलाई के बारे में भी सोचते थे, धर्मनिष्ठ व्यक्तियों के लिए कार्य कर नैतिक कार्य भी करते थे। जैसे हो गया कि जलाशयों का निर्माण हो गया, धार्मिक यात्रा के लिए स्थान, तो ये सब चीजें वो करते थे। तो ये हम बोल सकते हैं कि इन सभी ये सभी होंगे। ठीक है, मध्यकालीन वास्तुकला एवं स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो देखिए, मुगल काल स्थापत्य और वस्तु पर भारतीय क्षेत्रीय शैल का प्रभाव नहीं है। मंदिरों और वस्तु इस्लामी शैली का प्रभाव पूर्णतः मुक्त है। उपयुक्त में से कौन सा असत्य है। तो अगर मैं 24 की बात अगर करता हूं तो देखिए, अगर भारतीय क्षेत्रीय शैली की बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी की बात अगर करते हैं तो कुछ महलों की वास्तुकला है। बंगाल की बंगला गुम्बद शैली का प्रभाव है। तो पहला कथन तो वैसे ही जो है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा कि क्षेत्रीय शैली नहीं। अब फतेहपुर सीकरी में फतेहपुर सीकरी में आप क्या देख रहे हैं कि अब बंगला गुम्बद, जो बंगाल की बंगला गुम्बद है, तो यहाँ जो है बंगाल की बंगला गुम्बद, ठीक है, इस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप फतेहपुर सीकरी को आप देख पा रहे होंगे फोटो वगैरह में, तो पहला जो है हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरे की अगर बात करते हैं हम, तो मंदिरों की वास्तुकला इस्लामी शैली के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त थी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं भारतीय मंदिर की, तो वृंदावन में स्थित जो गोविंद देव मंदिर है, तो उसके अगर वास्तुकला की मैं बात करूं तो उसमें मुगलों का प्रभाव दिखता है, मुगल वास्तुकला का प्रभाव दिखता है। तो वो कौन सा मंदिर है, तो वो मंदिर है आपका गोविंद देव। ठीक है, तो गोविंद देव मंदिर में हमें जो है वो मुगल वास्तुकला का हमें प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो अगर देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो गया। जब दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 25 नुकीले ऊंचे मेहराब उड़ते हुए पूछते धर्म ग्रंथ के दृश्यों का चित्रण आदि विशेषताएं निम्नलिखित में से किस वस्तु कला की शैली से संबंधित है। 25 में अगर बात करते हैं तो ये सारी जो है जानकारी हमें दी गई है 12वीं शताब्दी की बात करते हैं तो इसमें जो है यूरोप, मतलब आप सिंपली अगर यूरोप में भी अगर देखें तो कहाँ, फ्रांस पे। तो फ्रांस पे क्या था कि गोथिक नामक वस्तु का जो है क्या हो रहा था कि मतलब गोथिक नामक वास्तुकला शैली जो है इससे संबंधित है। तो आप बोल सकते हैं कि जो भी विशेषताएं इसकी दी जा रही है कि नुकीले ऊंचे मेहराब उड़ते हुए पूछते धर्म ग्रंथ में दृश्यों का चित्रण, तो ये गोथिक से जुड़ा हुआ है। कहाँ, फ्रांस, यूरोप। ठीक है, ऐसे निम्नलिखित स्थलों में कौन से तटीय स्थल नहीं है। ओके, कांचीपुरम, तिरुपति, मदुरई, हम्पी। तो 26 में अगर बात करते हैं तो यहाँ
अगर देखा जाए तो कांचीपुरम, तिरुपति, मदुरई, तो यहाँ तो कोई भी स्थल जो है वो तटीय नहीं है। सिंपली आपका काम क्या है कि देखिए, आप ये करेंगे कि इसको मैप में ढूंढेंगे। ठीक है, मैप में ढूंढना इसलिए भी आवश्यकता है, जरूरत है आपको कि थोड़ा इसे मैप जो है खोलने बंद करने की आदत पड़ जाएगी तो थोड़ा मतलब ज़्यादा आप सीखेंगे फिर। तो यहाँ से कोई नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि डी इसका आंसर है। ठीक है, 27 की अगर मैं बात करता हूँ, चोलकालीन मंदिर एक बड़े क्षेत्रफल में फैले होते थे। मंदिर मात्र धार्मिक केंद्र न होकर विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बने हुए थे। तो 27 ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए थे। इनका आकार बड़ा होता था। धार्मिक गतिविधि अतिरिक्त जो है शिल्प हो गया, आर्थिक जो है और व्यवसायिक गतिविधि हो गया, तो ये सब चीजें होती थी। तो आप बोल सकते हैं कि जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका करता है। ये भी हमारा जो है वो चैप्टर 2 हो गया और चैप्टर 6, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6 से ये लिया गया है। नेक्स्ट अगर देखें 28, तो निम्नलिखित नामों पर विचार करिए। उपर्युक्त नाम किस समूह के उदाहरण? तो निम्नलिखित अगर बात करते हैं तो मणिग्राम, चेट्टियार, मारवाड़ी, ओसवाल। तो देखिए ये सभी जो नाम है वो व्यापारिक समूह, व्यापारिक संघ से संबंधित है। अब ये बात अगर हम करते हैं तो ये कब के हैं? तो देखिए 8वीं सदी से लेकर मध्यकाल तक भारत के जो भी प्रमुख व्यापारी समूह बने हैं वो ये है। ठीक है, तो कौन से? 8वीं सदी से मुगल मध्यकाल तक, मध्यकाल तक। ठीक, एक सेकंड जरा इसको हटा दूं। अगर यहाँ मैं मणिग्राम की बात कर लूँ तो मणिग्राम जो है वो दक्षिण भारत में उन्नत व्यापारी कारोबारी का जो है प्रमुख संघ था। अब ये जो है तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, केरला सिंपल के केरला, तो आप बोल सकते हैं केरला। ठीक है, अक्सर देखा जाए तो ये जो है वो चोल वंश के आसपास में, चोल राजवंश। ठीक है, आप राजवंश में चोल राजवंश के समय इसका संबंध है। अगर बात करते हैं तो ये क्या करते थे? मसाले, वस्त्र जो भी है ये व्यापारिक थे। तो अगर चेट्टियार की मैं बात करता हूँ तो देखिए चेट्टियार जो है वो भी तमिलनाडु के चेट्टियाड, तमिलनाडु के चेट्टियाड जगह में जो है वो कुलीन व्यापारी रहे हैं, बैंकिंग समुदाय रहे हैं। अब वही अगर मारवाड़ी ओसवाल की बात करें तो ये राजस्थान के, ये जो हैं राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र, ठीक है। अब इनकी जो ओसवाल जो है वो उपजाति है जो परंपरागत रूप से जो है वो जैन धर्म का पालन करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो ओसवाल है, ओसवाल तो ये हैं जैन धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, और हाँ तो आप ये चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 29 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि हम्पी की किलेबंदी उच्च कोटि की मालूम चलती थी, जिसको जोड़ने के लिए उच्च कोटि के गाढ़े चूने का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए हम्पी नगर जो है कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के जो है घाटी में स्थित है। कहाँ है? तो कृष्णा एंड, ठीक है, इसके जो घाटी है इसमें क्या है? स्थित है ये। ठीक, अब मैं बात करूं कि अगर इस नगर की बात करें तो यह नगर जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य का एक केंद्र स्थल था। यानी 1336 में जो है विजयनगर का साम्राज्य का। अब इसमें अगर बात हम करते हैं इसके खंडहर वगैरह जो भी है, इससे पता चलता है कि किलाबंदी जो है उच्च कोटि की रही होगी थी। और यहाँ के दीवारों के निर्माण में कहीं भी मतलब गाढ़े और चूने जैसे किसी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग हुआ हो, ऐसा कोई चर्चा तो देखने को नहीं मिला है।
और जो दीवारें हैं, शिलाखंड है, वो आपस में उनको फंसा के गूंथ के जो है बनाया गया था। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा है, और देखा जाए तो मतलब प्रयोग जो है ये बोल रहा है किया गया है, तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट आपका करेक्ट है, यानी आप बोल सकते हैं यहाँ से कि सी आंसर। हम्पी में महानवमी के पर्व में निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुति को उल्लेख कब मिलता है? तो देखिए, हम्पी में जो नवरात्रि का नृत्य है, संगीत है, मल्ल युद्ध कार्यक्रम का उल्लेख मिलता है। शास्त्रार्थ का उल्लेख नहीं है, यानी आप बोल सकते हैं नृत्य है, संगीत है, शास्त्रार्थ नहीं है। ठीक है, मल्ल युद्ध, ये कूट जो है वो नीचे आएगा। थोड़ा सा यह एडिटिंग वगैरह में गड़बड़ हो गया है। 17वीं सदी के अंत तक सूरत का व्यापारिक महत्व क्यों कम हो गया था? तो सूरत का अगर देखिए तो ये जो है वो सर्वदेशीय नगर था। देखा जाए तो 1689 में अंग्रेजी इतिहासकार विंगटन जो है ने सूरत के बंदरगाह के बारे में बताया, और यहाँ जो है कई देशों से, लगभग आप बोले तो 100+ जहाज जो है हर समय लंगर डाले खड़े रहते थे। 17वीं सदी के अंत में अगर हम बात करते हैं तो महत्व कम हो गया, जिसका कारण था कि यहाँ से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है। मुगल साम्राज्य का पतन, ठीक है। अब जब पतन हुआ तो बाजार में जो है उत्पादकताओं, इन सब की हानि हुई है। अब 17वीं शताब्दी की बात हो रही है तो पुर्तगालियों का समुद्र पर नियंत्रण हो गया, ये भी है पुर्तगाली, ठीक है। और उसी की अगर मैं बात करूं तो बम्बई में जो है अगर स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा भी जो है कहीं ना कहीं इसके व्यापारिक महत्व को कम करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें थी। तो मुगल साम्राज्य का पतन है, पुर्तगालियों का नियंत्रण है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया गया, तो ये भी हाँ आप बोल सकते हैं। तो अच्छा, प्रत्यक्ष नियंत्रण कहाँ किया गया भैया? ये मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मुंबई में, जो बॉम्बे में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी है, उससे प्रतिस्पर्धा हुआ है प्रत्यक्ष। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तीसरा रॉन्ग, यानी 1 और 2। 1 और 2 ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, तो केवल 1 और 2। 32 का जो है गुमास्ता से क्या अभिप्राय है? 32 की बात करते हैं तो गुमास्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त व्यापारी होता था, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा व्यापारी है उसको गुमास्ता बोलते थे। मध्यकाल में जनजातियों के संबंध में प्राप्त विवरण में उल्लेख कीजिए। जनजातीय सभी प्रकार के राजनीतिक प्रशासनिक पदों पर अलगाव था। तो ये तो आप देख रहे होंगे कि जनजातियों का सभी प्रकार के राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों से अलगाव था। ऐसा नहीं है कि जनजातियों ने मध्यकाल में आते आते कई क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कई स्थान में वो एक राज के रूप में थे, जैसे गोंड हो गया, आप बोल सकते हैं गोंड, अहोम हो गया, ये सब थे। अब इनका मुखिया भी होता था, तो जो भी है। अब कई जनजाति जो थे कि मुखिया मुगल काल में मनसबदार भी बनाए गए, ये भी है। तो इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप में कई जनजातियों का अपना आसपास के क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित था, ठीक है। तो पहला हमारा रॉन्ग है और दूसरा हमारा सही है, यानी बोल सकते हैं कि ओनली 2 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। 34 में आते हैं कि मध्यकाल आते आते समाज के जातियों की संख्या बढ़ गई। मध्यकाल तक आते आते समाज के जातियों की संख्या बढ़ गई है। कई शिल्प समूहों में जाति के रूप में मान्यता दे दी गई थी, ठीक है। अगर मध्यकाल की बात करते हैं तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ी, सिंपली आप बोलोगे जरूरतें जैसे जैसे बढ़ी है, तो समाज में जातियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। जैसे ब्राह्मणों ने लोहार, सुनार, बढ़ई आदि विशेषज्ञ शिल्पों की जातियों की दर्जा दिया। और तो आप ये बोल सकते हैं कि कई शिल्प समूहों को जानते, मतलब इसमें हो गए कौन? लोहार हो गए, सुनार हो गए, बढ़ई हो गए, ठीक है। तो समाज में जातियों की संख्या दी, तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। अहोम राज्य 35, अहोम राज्य में मुगल आक्रमण काफी लंबे समय तक प्रत्यक्ष रूप से शासन बनाए रखा। मुगलों ने आक्रमण कर काफी लंबे समय तक शासन बनाए रखा। अभी हम लोग कुछ देर पहले ये देखे थे कि जहांगीर ने, ठीक है, किया, लेकिन वो सही तरीके से शासन नहीं बनाए रखे, मतलब हारे। तो ये तो पहला ही गलत हो गया। मुगलों ने अहोम, जो कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थापित है, और देखा जाए तो अहोम जो है जनजाति रहा था। 1662 में मीर
जुमला के नेतृत्व में आक्रमण किया गया, सफल भी हुआ, लेकिन किंतु में अप्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष रूप से शासन ज्यादा दिन तक स्थापित नहीं रहा है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अहोम राज्य जनजातीय समाज है, तो उपयुक्त में से कौन से कथन हमारे सत्य हैं, तो ओनली जो है 2 आपका करेक्ट होगा। नयनार अलवार संबंध से सत्य हमें बताना है, तो नयनार विष्णु भक्त, अलवार शिव भक्त, इनमें से सामाजिक निचली जाति और लोग भी शामिल थे। इनके अनुसार विष्णु शिव प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति का मुक्ति का मार्ग है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो नयनार जो है, नयनार वो शिव के भक्त हैं और अलवार हैं विष्णु के भक्त, तो ये उल्टा दे रखा है। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे की बात करता हूं, समाज के निचली जातियों के लोग भी इसमें शामिल थे, तो बिल्कुल सही बात है। और यहां आपको ये ध्यान रखना है कि नयनार जो है वो क्या है, शिव भक्त हैं, और अलवार जो हो गए वो विष्णु जी के भक्त हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, दूसरा हो गया करेक्ट। इनके अनुसार विष्णु और शिव के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। बिल्कुल सही चीज है। तो हमेशा जो है स्तुति भक्ति वगैरह करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। ठीक है, कल्याण होगा जीवन में आपके। तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 कहाँ दिखा भैया, मारो टिक। 2 और 3। 37 अंडाल से संबंध में सत्य जो है, तो देखिए अंडाल जो है वो अलवार, एक सेकेंड, मैं अलवार, वेट वेट भैया, वेट वेट भैया, वेट वेट, नैनार अलवार, तो ये मैं अलवार संत जो हैं, हाँ ये मुझे ध्यान आया कि अलवार जो संत थे, पेरिये अलवार, अलवार इनकी पुत्री जो थी वो कौन थी, वो अंडाल थी। ठीक है, जो स्वयं एक अलवार अलवार महिला संत थी, इसको इनको आप बोल सकते हैं कि महिला संत। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि महिला पुरुष महिला, पुरुष महिला कहाँ गया, अलवार पहले खोजो भैया, अलवार, अलवार महिला संत, करेक्ट आंसर डी। ठीक, 39 की अगर मैं कौन सा हो गया, 37, 38 की बात करता हूं, तो अद्वैतवाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 38 कहता है कि ओके, कि इसके अनुसार जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अद्वैत, कोई भी दो नहीं, मतलब कोई भेद नहीं, संसार एक माया है अथवा मिथ्या है तथा इसे मुक्त होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, मोक्ष का मार्ग ज्ञान के मार्ग से ही प्राप्त होगा, इसलिए ज्ञान आपको अर्जित करते रहना है, जितना हो सके अर्जित करना है, मृत्यु सैया पे भी बैठ जाने तक अर्जित करना है। यानी 1 2 3 आपका जो है आंसर है इसका 38 का, मतलब ऑल आर करेक्ट। एक संत के द्वारा 15वीं सदी में दिया गया एक उपदेश सामाजिक स्तर पर अंतर करना अनुचित है। भक्ति के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप अपना परिवार आजीविका छोड़कर वनों में तप करने चले जाएं, संन्यास ले। आप भक्ति दूसरों की सेवा दुखों और को बांट कर भी कर सकते हैं, यानी आप कर्म करते रहिए, कर्म करके कर सकते हैं, अपने कार्यों से प्रेम करिए। ठीक है, भागने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। तो ये सब जो है महाराष्ट्र के भक्ति मूल के दर्शन जो हैं, भक्ति धारा के संत का यानी महाराष्ट्र से है। ठीक है, तो चलिए, अच्छा चलिए मैं आपके लिए महाराष्ट्र। ठीक है, आगे हम 40 को पे आते हैं। तो सूफी संतों में कौन सा चिश्ती के सिलसिले से संबंधित है, तो देखिए चिश्ती सिलसिले से संबंधित अगर देखा जाए तो सभी सूफी जो थे, अधिक लोग, मतलब चिश्ती सिलसिले से सभी सूफी जो हैं वो क्या हुए, लोकप्रिय हुए। लेकिन भारत में अगर मैं बात करता हूं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में की, यानी इसकी स्थापना भारत में अगर देखा जाए तो ठीक है। तो इसका आंसर आप बोल सकते हैं कौन सा भैया, उपयुक्त तो सभी में इनका आप बोल सकते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
तो ये भारत में स्थापना, ठीक है, चिश्ती सिलसिले का, ये ध्यान रखना। ये सभी सूफी संत हैं, ये सब क्या है, सूफी संत, ठीक। नेक्स्ट हमारा है 41। बढ़ते हुए कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित हमको करना है शंकरदेव, रामानुजम, तुलसीदास, नामदेव। देखिए रामानुज की मैं बात करता हूं तो ये 11वीं से 12वीं, ठीक है। नामदेव जी हैं, कहाँ गए भैया नामदेव, तो 13वीं से 14वीं। शंकरदेव जो हैं वो 15वीं से 16वीं। तुलसीदास जो है 16वीं से 17वीं, ठीक है। वी, तो यहाँ आप अब कर सकते हैं कि इसको पहले तो हो जाएगा 11वीं से 12वीं यानी दूसरा, फिर हो जाएगा चौथा, फिर हो जाएगा पहला, फिर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 41 ए, ठीक है। कबीर एवं नानक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य की हमें पहचान करनी है। तो कबीर नास्तिक थे, उन्होंने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य अवंडरपूर्ण पूजा का मजाक उड़ाया। नानक के विचारों के सार नाम दान स्नान आधारित था। तो देखिए कबीर की अगर बात हम करते हैं तो नास्तिक नहीं वरन जो है निराकार ब्रह्म को मानते थे। साथ ही ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों को ही बाह्य अवंडर पूजा का मजाक उन्होंने उड़ाया। तो यानी पहला देखा जाए तो वो नास्तिक नहीं थे। ब्राह्मणवादी हिंदू के इस्लाम को मजाक उड़ाया, ये सही है, लेकिन ये नास्तिक नहीं थे, ये निराकार ब्रह्म को मानते थे, ठीक है। नानक के अगर बात करते हैं हम विचारों की, तो सार जो है नाम दान स्नान पर आधारित है, जिसमें नाम से तात्पर्य है उपासना। अगर मैं नाम की बात करता हूं तो नाम क्या है, उपासना, ठीक है। दान हो गया, और जो है कि मतलब दान जो हो गया वो क्या है, दान की अगर आप बात करते हैं तो दूसरों की भलाई, आप ऐसे देखो दूसरों की भलाई, भला करना है, भलाई करना है, भला करना है, ठीक है, ये हो गया। और स्नान का तात्पर्य अगर देखा जाए तो आचार विचार की पवित्रता। तो ये सब चीजें आप देखेंगे, ठीक है। तो उपासना अगर आप कहीं भी मतलब आप क्या बोलते हैं गुरु नानक जी के मतलब कहीं भी सिख के स्थल है वहां आप जाते हैं तो आप तो पहले जाएंगे तो वहां उपासना करेंगे। दूसरों की भलाई करना है तो इसके लिए अगर वहां देखेंगे आप तो आपके लिए लंगर वगैरह लगा हुआ है, लोग भलाई कर रहे हैं। दूसरा ये भी चीज है कि आपके सूज वगैरह को जो है लेके तो बड़े बड़े वहां लोग रहते हैं। आचार विचार स्नान के लिए जो है वो क्या है, कुआं वगैरह है। और जो वहां पे माहौल रहता है उससे आप जो है खुद को जो है खो देंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि शून्य में हम चले गए। और मतलब ऐसा लगेगा कि नैतिक जीवन मतलब नैतिक बातें जो समाज में मतलब जो गंदगी आपने जो उड़ेल के रखा है वो धीरे धीरे लगेगा कि साफ होता जा रहा है। तो ऐसे ऐसे नैतिक विचार अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि वहाँ सराउंडिंग ही वैसा है, इन्वायरमेंट ही वैसा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके इन्वायरमेंट की वजह से जो है आपका क्या होता है कि वाइब्रेशन जो है एक्सेप्ट करता है और अपने अंदर भी उसी वाइब्रेशन को एक्टिवेट करता है। तो वैसी वैसी विचारें मतलब फिर जो है आप समाज में आके कचरा करते हैं। लेकिन अगर समाज में भी रह के अगर आप ध्यान मेडिटेशन वगैरह ये सब करते हैं, स्तुति करते हैं, गुरु नानक जी का मतलब भजन सुनिए जो भी है वो, और लोगों का भी भजन सुनिए उनका, वो क्या बोलते हैं उसको मैं भूल रहा हूँ, जो गाना वगैरह चलता है उनका मतलब सुरती टाइप में कुछ, तो वो आप गाना वगैरह सुनिए, जो भी है प्रवचन सुनिए अच्छे अच्छे लोगों की अच्छी अच्छी बातें। ये अभी टाइप के जो फालतू बाबा हैं जो यूट्यूब वाले बाबा हैं इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये सब मतलब कोई काम के नहीं है देखा जाए तो ये सब और कुछ नहीं। तो सबको अगर सुनना है उसके लिए एक को अगर किसी को सुनना चाहते हैं तो ओशो को सुनिए, सबको आप सुन लेंगे, ठीक है। सबकी चर्चा करते हैं, महावीर बुद्ध हो गए, नानक, फरीद जो हैं मतलब ऐसे ऐसे लोग जिनका आप नाम भी नहीं सुने होंगे जानते होंगे। 43 की बात करते हैं तो मणि प्रवालम जो है, तो देखिए मणि प्रवालम जो है मलयालम व्याकरण की साहित्य एक शैली है जो है लिपि है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मणि प्रवालम की बात करते हैं तो एक शैली है 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी की बात करते हैं तो मलयालम व्याकरण, ठीक है, मलयालम जो है
व्याकरण एवं व्याकरण आप बोल सकते हैं, काव्य शास्त्र भी बोल सकते हैं, जो लीला तिलकम जो है, लीला तिलकम, ठीक है, इससे जो है लिया गया है। अब देखिए मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ जो है हीरा तथा मूंगा है। क्या है? हीरा तथा मूंगा, ठीक है। अब यहां अगर आप देखें तो दो भाषाएं, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा का एक साथ जो है प्रयोग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मणि हो गया संस्कृत में, प्रवालम हो गया क्षत्रिय भाषा। तो ऐसा मतलब आप देखें तो जो है दो भाषाओं का जो है मिलन यहाँ पे देखने को, मतलब विविधता में एकता की बात हम इसी तरीके से तो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एक शैली है, यानी आप आंसर यहाँ से 43 का क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। चारण भाट कथनों पे विचार हमें करना है, सत्य कथन हमें बताने हैं। चारण भाट राजपूत शूरवीरों के प्रशस्ति लेखन को कहा जाता है। कथक मूलतः एक जाति समूह था जो मंदिरों में कहानियां सुनाया करता था। तो देखिए अगर आप बात करें चारण भट्ट की, तो राजपूतों की प्रशस्ति लेखन को याद करके सुनाने वाले जो थे उनको हम कहते थे चारण भाट, मतलब वो बोलते रहते थे, ठीक है। और कथक की बात अगर करते हैं तो उत्तर भारत के मंदिरों में कथा कहानी सुनाने वाले की एक जाति थी, कथाकार थे, जो अपने हाव भाव, संगीत से, कथा वाचन, इन सबसे वो सुनाते थे। 15वीं 16वीं अगर शताब्दी में बात करें तो ये इसमें एक नृत्य शैली भी जो है वो, इसका मतलब 15वीं 16वीं में कथक की बात अगर करते हैं तो 15वीं जो है 16वीं शताब्दी में ये नृत्य शैली को धारण किया है, ठीक है, रूप धारण किया है। वैसे अगर देखा जाए तो ये कहानियां सुनाया करते, तो इसी के माध्यम से जो है ये सब चीजें किया जाता है। तो चारण भाट जो है प्रशस्ति, तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला जो है चारण भाट राजपूत शूरवीरों के प्रशस्ति लेखन को याद कर सुनाने वालों को कहते हैं। यहाँ बोल रहा है कि प्रशस्ति लेखन को कहा जाता है, तो बिल्कुल गलत बात है। प्रशस्ति लेखन को याद कर सुनाने वाले को, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन ये है कि राजपूतों शूरवीरों की जो प्रशस्ति लेखन था वो कौन करता था, ठीक है, कौन। नेक्स्ट है 45, विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित द्रुत पद संचालन, कहानी का प्रस्तुतिकरण, अभिनय पर जोर, अभंग क्रियाएं कथक नामक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो 45 की अगर मैं बात करता हूं तो अभंग क्रियाएं जो हैं कि मैं बात करूं तो ये तो हाँ, ये जो अभंग क्रियाएं हैं ये तो भारत जो है नाट्यम है उसमें किया जाता है। भारतनाट्यम में अभंग क्रियाएं होती हैं। बाकी जो भी हैं द्रुत पद पर संचालन और अभिनय पर जोर, तो ये हो गया 1 2 का 3 यानी सी। नेक्स्ट हमारा है 46, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। 46 पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो यहाँ पे कथक हो गया, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं। 47, निम्नलिखित में से कौन सा इन सब कथनों में, अवध एवं हैदराबाद में जहां राज और साहूकारों के मध्य घनिष्ठ संबंध थे वहीं बंगाल और अलवर्दी खान ने अपने संबंध समाप्त कर लिए। अवध, हैदराबाद और बंगाल में राजस्व इकट्ठा करने हेतु इजेदारी व्यवस्था लागू की गई। तो देखिए 47 में अवध हैदराबाद के साथ बंगाल में जो है अलवर्दी खां के समय और साहूकारों के बीच जो है घनिष्ठ संबंध थे, ये बोल रहा है कि समाप्त कर लिया, तो घनिष्ठ संबंध थे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट रॉन्ग हो गया। और सेकंड की बात करते हैं तो अवध, हैदराबाद, बंगाल में राजस्व करने इजारदारी व्यवस्था की गई थी। तो इसमें राजस्व करने का ठेका जो है वो दिया जाता था, जिसे इजारेदारी व्यवस्था कहते थे, मतलब कहते हैं। तो यहाँ ओनली 2 है, तो 47 का बी। खालसा सबसे प्रयुक्त असत्य को हमें बात करनी है। संस्था का नाम गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो पहली बात यह है कि खालसा की बात अगर करते हैं तो ये तो सही है, खालसा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा में बंदा बहादुर नेतृत्व में बोल समन के खिलाफ विद्रोह किया था, ये भी सही है। तो दोनों सही है। तो असत्य कथन की बात करते हैं अगर तो कोई नहीं, तो कोई भी असत्य नहीं है।
मराठा राज राजस्व व्यवस्था के संबंध में सत्य जो है हमें बताना है। तो देखिए, मराठा के संबंध में अगर हम चौथ जमींदारी द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% था, तो चौथ है यानी 1/4, 1/4 25%, 1/4, तो ये आपका सही है। ठीक, अगला देखा जाए तो सरदेश मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। तो एक प्रकार का ये भी जो है कि भू राजस्व का ही हिस्सा था और इतना ही था, 9 से 10%। तो ये भी है कि जो राजस्व संग्रह करता है उसको दिए जाने वाला। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं दोनों करेक्ट है, यानी आप 1 और 2 बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अंबर एवं जोधपुर के राजपूत घरानों को वतन जागीर प्राप्त थी। जो राजपूत शासक मुगल सत्ता के अंतर्गत सूबेदार होता था उसको अपनी सेना तोपखाना रखने की अनुमति नहीं होती थी। तो देखिए, अंबर की अगर मैं बात करूं तो ये वर्तमान का पिंक सिटी है, पिंक सिटी। जोधपुर के राजपूत घरानों ने मुगलों से पारिवारिक संबंध जो है बेहतरीन बनाए रखा, इसलिए वो वतन जो है उनको वतन जागीर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं कि फर्स्ट तो करेक्ट है, राजपूत शासन के सत्ता के अगर अंतर्गत सूबेदार होता था तो उसने अपनी सेना तोपखाना की अनुमति नहीं थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कारण क्या है कि अगर आप सिंपली राजा जय सिंह को देखो, आप राजा जय सिंह, तो उनके पास एक विशाल सेना थी, विशाल सेना है, ठीक है, तोपखाना भी है और भारी मात्रा में धन संपदा जो है वो तो है, धन संपदा। ठीक है, तो ये सब चीजें रही हैं। तो सेकंड जो है वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी ओनली 1 इज अ करेक्ट आंसर, यानी 50 का ही। तो इसी के साथ हम लोग जो है फिर जो है टेस्ट 3 में हिस्ट्री में ही मिलेंगे, क्लास 8th क्लास का। तो आप पढ़ के आए, एक दिन बीच करके हम लोग अल्टरनेट डे पे मिल रहे हैं हिस्ट्री में। तो ठीक है, काफ़ी टाइम भी हो गया, थोड़ा रात में करना थोड़ा टफ हो जाता है, फिर भी कोई नहीं, चलिए।